Hello everyone, this is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total and Shadi Solutions. I'm a very close host Abhishek Tiwari. Once again welcoming you all on my YouTube channel. So students, in last few lectures I have been teaching you agriculture, the lesson 4, chapter 4 of your geography, class 10th geography of NCERT geography. So students, हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं और मैं अभिषेक तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है स्टूडेंट्स का जो है कहीं ना कहीं रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है वीडियोस को लेकर के। मैं इसलिए सेक्शन में बहुत पहले से भी मैं कहता आ रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे कमेंट करना सीखिए, ठीक है। वीडियोस से आप इस तरह से क्विट करना जो है मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, बट नो प्रॉब्लम, आप फ्री हैं, ओके, कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ विजिट माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट। जो सब्सक्राइब नहीं हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और ख़ुद भी आप सब्सक्राइब करके फुल वीडियो को देखना सीखिए। ये फुल वीडियोस देखने पे आपको बहुत से कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे जो लेक्चर के दौरान मेरे जो आपको उपलब्ध होंगे, और वैसे कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं होंगे और कहीं नहीं होंगे, इस चीज़ की भी मैं गारंटी देता हूँ। तो इसके एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो मिल जाती हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल होता है ये। जब आप एग्ज़ाम्स फेस करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, तब आपको इसकी अहमियत समझ में आती है कि हाँ, ये एक्सप्लेनेशंस बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सो डोंट मिस द एक्सप्लेनेशन। पूरा एक्सप्लेनेशन देखना सीखिए, पूरी वीडियो वॉच कीजिए, जिससे कि आपको सारे कंटेंट्स जो हैं अवेलेबल हो सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, पिछले 5 वीडियोज़ हम लोगों ने इसके कवर कर लिए हैं। लेट अस मूव फर्दर और इसका अगला वीडियो जो है वॉच करते हैं। अगले वीडियो में आज हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्लांटेशन क्रॉप्स को भी स्टडी किया, इसमें मेनली जो है टी एंड कॉफ़ी के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम लोग स्टूडेंट्स स्टडी करने चल रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर से मतलब होता है बच्चों जिसको हम सब्जियां, फलों और फूलों की खेती कह सकते हैं, वेजिटेबल्स की खेती कह सकते हैं। इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहा जा सकता है। सो इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया जो है दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, दुनिया में अगर चाइना के बाद जो है दूसरे नंबर पे भारत रहा है, ठीक है, वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह के प्रोडक्शन में। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स है। भारत ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करता है। मतलब जो ट्रॉपिकल एरियाज़ की, जिस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जिसको टेम्परेट भी कह सकते हैं, इस तरह से मैंने कल बताया था आपको। तो अब टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों तरह के फ्रूट्स भारत उगाता है, ठीक है। मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र जैसे हो गया, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। वहीं ऑरेंजेस की बात करें, संतरे, तो नागपुर में, चेरापूंजी में, मेघालय में, बनानाज ऑफ केरला, ठीक है, केरला में बनाना हो गया, मिज़ोरम और महाराष्ट्र में हो गया, तमिलनाडु में हो गया। इसके अलावा लीची जो है और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार में फ़ेमस हैं। पाइनएप्पल्स जो हैं वो मेघालय में होते हैं। ग्रेप्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स जो हैं वो, ये सब फ्रूट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही फेमस हैं। इनकी बहुत डिमांड है, दुनिया भर में हम सप्लाई करते हैं और इसीलिए हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं इन फ्रूट्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर में हमारा क्या रोल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, इन सभी फ्रूट्स के भी, ठीक है। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में आज दुनिया में है। कई जगहों पे, कई एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछता है।
एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हॉर्टिकल्चर किससे बिलोंग करता है, तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल और इसके अलावा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी ना। और इसके अलावा जो है इनकी प्रोडक्शन कहाँ कैसे होती है, कौन सा एरिया किस लिए फेमस है, ये सब भी शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में बन सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने फूड क्रॉप्स जो हमारे एडिबल क्रॉप्स थे, हमने एडिबल क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नॉन फूड क्रॉप मीन्स नॉन एडिबल क्रॉप्स। ओके, तो नॉन एडिबल क्रॉप्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट इट नाउ ज़रा। ओके, सो अब इसमें जो है सबसे पहली बात आती है रबर की। ठीक है, जो हम पहली क्रॉप पढ़ेंगे नॉन फूड में, तो उसमें रबर की बात है। रबर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप होता है। इसको हम इक्वेटोरियल क्रॉप कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत ही नज़दीक बोया जाता है। ये क्रॉप होती है, ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड के बहुत ही क्लोज में इस फसल को बोया जाता है। एक्चुअली ये कोई फसल नहीं होती है, ठीक है, ये लैटेक्स होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं और एक नेचुरल फेनोमेना है ये क्रॉप्स जो है इस तरह की फसल को होना। सो बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। तो अगर स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाए तो इस फसल को जो है, इस प्लांट को और इस तकनीक को ट्रॉपिकल और नॉन सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में कवर या बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जहाँ रेनफॉल जो है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जहाँ पे बारिश की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, हॉट मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे हो, टेम्परेचर 25 सेल्सियस से ऊपर हो, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रबर प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है ये इक्वेटोरियल क्रॉप इसीलिए कहा जाता है। इक्वेटोरियल एरियाज़ में ये स्पेशली बोया जाता है। बात करते हैं कि रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में जो है फेमस है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला। अगर ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, क्योंकि वो भी जो है जहाँ वहाँ पे भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मेघालय वगैरह में, और इसके अलावा जो है टेम्परेचर और रेनफॉल, ये सारी कंडीशंस जो है वहाँ पे मिल जाती हैं, तो वहाँ पे भी जो है रबर की क्रॉप आसानी से होती है। तो इस तरह से ये रबर का प्रोडक्शन हो गया। स्टूडेंट्स, रबर्स क्या होते हैं, वो एक लेंदी प्रोसेस होता है। वो एक्चुअली स्पेसिफिक प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं जिनके लैटेक्स, जो उनके गम टाइप के, जो उनके मिल्क की तरह जो है वाइट लिक्विड होता है जो उनमें से गिरता रहता है, उसी को इस्तेमाल करके फिर उससे जो है सिंथेटिकली रबर्स वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये पूरी लॉन्ग प्रोसेस होती है, लेंदी प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो है फाइबर क्रॉप्स के बारे में समझते हैं। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये ऐसी 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं। ठीक है, हेम्प वगैरह जैसे सनई की तरह हम कह सकते हैं उसको, गांव में उसको सनई वगैरह कहते थे, तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो कॉटन, जूट और हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। सो फर्स्ट 3 जो होते हैं, जो पहले 3 हैं कॉटन, जूट और हेम्प, जो हैं दे डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल। ठीक है, तो मिट्टी में बोई जाने वाली क्रॉप से होने वाली ये वहाँ से प्राप्त होते हैं। लेटर इज ऑब्टेन्ड, और जो दूसरा लास्ट वाला है नेचुरल सिल्क, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन द ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी। जो मलबेरी प्लांट्स होते हैं, जो बेसिकली जो है सिल्क मतलब कि मलबेरी प्लांट्स होते हैं जो कॉटन वगैरह के, ठीक है, उनके जो उनके ऊपर जो एक
कोकून्स लगते हैं सिल्क वॉर्म्स के, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स कोकून छोड़ते हैं, तो उन्हीं से कोकून से जो है सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है मलबेरी ट्रीज़ के, मलबेरी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। तो क्या होता है कि इसको कॉमर्शियली लोग करते हैं इस प्रोसेस को, कोकून्स को सिल्क वॉर्म्स को जो है फेड करना मलबेरी ट्रीज़ के प्लांट्स के ऊपर, तो ये रियरिंग कहलाता है। और रियरिंग जब आप डिलिबरेटली करते हैं तो इसको रियरिंग कहते हैं। और ये जो रियरिंग होता है सिल्क वॉर्म्स का, जहाँ पालन होता है, रेशम के कीड़ों का पालन होता है, पालते हैं लोग, जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, जैसे कि पिग फार्म हो गया, जैसे कि तमाम होते हैं, वैसे ये भी एक, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। ये सेरीकल्चर कहलाता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर स्टूडेंट्स। ये हो गया सेरीकल्चर के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं कॉटन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेरीकल्चर के बारे में। आपने दो कल्चर पढ़े, एक होता है हॉर्टिकल्चर और दूसरा है सेरीकल्चर। इन दोनों के बारे में आप जानते रहेंगे। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो और एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, उसके लिए मैं अलग से फ़िलहाल वीडियो बनाऊँगा कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव को, जो कोरोना एपिडेमिक्स की वजह से जो हालात बन रहे हैं, वहाँ एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं, कुछ इसको लेकर के भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ट्राइपॉड वगैरह ले लूँ तो उसके बाद मैं उस पर सामने आता हूँ, ठीक है। तो विजुअली सामने आऊँगा तो फिर उस पर बात होगी। ओके, लेट्स मूव। कॉटन की बात करते हैं अब हम लोग। जैसे कि हम लोग फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया ये माना जाता है कि इज़ ओरिजिनल होम फॉर द कॉटन प्लांट्स, कि कॉटन प्लांट्स का ओरिजिनल होम जो है वो इंडिया ही माना जाता है, क्योंकि भारत कॉटन प्रोडक्शन में सबसे पुराने कॉटन के जो है ब्रीडिंग्स यहाँ पे पाई जाती है, पाई गई है हिस्ट्री में। तो माना जाता है कि कॉटन भारत से ही जो है स्टार्ट हुआ। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। कॉटन जो है वो एक मेन रॉ मटेरियल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन 2016 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। भारत जो है वो 2016 में ना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा चाइना के बाद कॉटन का, क्योंकि चाइना जो है वो थोड़ा सा टेक ओवर करते हुए फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया और भारत सेकंड रैंक पे रहा दुनिया में, ठीक है। हालांकि शुरुआत भारत से कॉटन की मानी जाती है, फिर यहीं से दुनिया के बहुत से देशों में कॉटन, चाइना जो है सिल्क के लिए जाना जाता था, तो भारत जो है कॉटन के लिए जाना जाता था। तो ये, लेकिन आज उसने जो है टेक ओवर कर लिया है, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं चाइना के बाद। कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। जो कॉटन है वो जो ड्रायर पार्ट्स हैं ब्लैक कॉटन सॉइल्स के, वहाँ डेक्कन प्लेटू के एरिया में, वहाँ पे बड़ी मात्रा में कॉटन प्लांट जो है उगाए जाते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल की ज़रूरत होती है, इरीगेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जहाँ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ एटलीस्ट इसके लिए बिना कोहरे बिना फॉग वाले 210 दिन कम से कम चाहिए, चमकीले ब्राइट सन वाले डेज़, तब जाकर ये क्रॉप हो पाती है, ठीक है, फॉर इट्स ग्रोथ। सो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ क्रॉप होती है और 6 से लेके 8 महीने इसको ज़रूरत पड़ती है एक मैच्योर होने के लिए, ठीक है। सो जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश में, वो महाराष्ट्र हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो स्पेशली जो है कॉटन जो है वो एक ब्लैक सॉइल की फसल होती है। ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और रेगुर सॉइल में कॉटन सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन होता है, स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात में ना, इसलिए इस सॉइल को, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ओके, सो हियर लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट जूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जूट के बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम जूट की बात करते हैं तो ये लास्ट फाइबर क्रॉप है जिसको स्पेशली जूट और कॉटन के बारे में ही यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। सो इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। ठीक है, अब जूट के लिए क्या होता है कि जूट एक ऐसी क्रॉप है जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो है इस फसल के लिए ना मिट्टी के रूप में न्यू एलुवियल सॉइल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हर साल मिट्टी रिन्यू होती हो ना, पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। ऐसे एरियाज़ में जहाँ एडेक्वेट वाटर मिलता हो वहाँ पे ही जो है ये क्रॉप बोई जाती है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जब इसकी ग्रोथ हो रही होती हो ना तो हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जूट के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा, मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, जहाँ पे बड़े मात्रा में जूट प्रोड्यूस होता है। स्पेशली वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग गनी बैग्स आप जानते ही होंगे। ठीक है, गनी बैग्स जो बोरे टाइप के होते हैं, मैट्स हो गया, रोप्स हो गया, उसको सैक्स भी कहते हैं बोरों को ना, SAC के, तो सैक्स जो है उसको कहा जाता है। तो बोरे जो बनते हैं आपने देखे होंगे। ठीक है, वो बोरे जो होते हैं वो जूट के बनते हैं। ठीक है, तो जूट का कल्चर तेज़ी से जो है सरकार की ओर से इस कल्चर को बढ़ाने का, जब से प्लास्टिक जैसी चीज़ों के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है तो सरकारें भी जूट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही, क्योंकि जूट जो है उसका बाज़ार धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो अब इसको प्रमोशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से बड़ी मात्रा में इसको प्रमोशन दिया जा रहा है। कई वैरायटी ऑफ गुड्स इससे बनाए जा रहे हैं जिससे कि इसकी इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके, इसके इस्तेमाल को, और एक बड़ा बाज़ार जो है भारत खुद ही है। तो इसलिए इसका कहीं ना कहीं जो है इसका इस्तेमाल हो सके, तो इस सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और कुछ और आर्टिफैक्ट्स भी बनते हैं। सो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लॉसिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स है। लेकिन दुविधा क्या है कि ये एक चैलेंजिंग कंडीशन है इसको अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स आज बाज़ार में उपलब्ध हैं, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, तो ये सब जो सिंथेटिक फाइबर्स अवेलेबल हैं ये मशीन मेड होते हैं और बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। वहीं जूट की जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, जूट की जो बेल्ट है जहाँ जूट होता है ये थोड़ा सा मैनुअल टास्क भी होता है और काफ़ी खर्चीला होता है। तो इससे बनने वाले जो जूट मेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। इसलिए भी लोगों जो है ये कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन कर पाने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन, ठीक है, तो नायलॉन वगैरह से कंपटीशन करने में इसको दिक्कत होती है। कॉस्ट जो है कॉस्ट कटिंग मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये समस्याएं आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हम लोगों ने इन सारी क्रॉप्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब केवल एक टॉपिक रह गया है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोशिश ये होगी कि हम इस टॉपिक को एक ही बार में वन टेक में इसको हम ख़त्म करें। इसको ख़त्म करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, वो भूदान ग्रामदान मोमेंट कहेंगे उसको। ठीक है, तो भूदान और ग्रामदान, और हालांकि अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कवर करना है। तो 2-3 और लेक्चर्स जो है आई थिंक सफिशिएंट होंगे इस पूरे चैप्टर को कवर करने में। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने किया नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी हमें कमेंट करेंगे अच्छे बुरे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे उसको और बेहतर बनाने की। ठीक है, रिसोर्सेज की थोड़ी अनएडिक्वेसी हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा लेक्चर देखिए, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।